अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ द सेकंड पार्ट ऑफ ब्रेक इवन एनालिसिस। और लास्ट वीडियो में, लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि किस तरह से ब्रेक इवन पॉइंट्स जो है और ब्रेक इवन यूनिट्स जो है उसको कैलकुलेट करते हैं। और फिर प्रॉफिट्स की कैलकुलेशन थी, वीकली प्रॉफिट की। और नवंबर 16 पेपर 22 ये आपके पास पेपर है, ओ लेवल बिजनेस। और अब इसका नेक्स्ट पार्ट के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है ये, क्वेश्चन नंबर 2 ए। क्वेश्चन नंबर 2 के बी पार्ट के ऊपर चलते हैं। यहाँ पे एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन था जिसको मैंने पहले से सॉल्व किया हुआ है, और एक सैम्पल आंसर मैंने इसके ऊपर लिखा हुआ है जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है इसमें। अब देखिए, यहाँ पे सबसे पहले तो कुछ चीज़ों को समझना है। सबसे पहले हमने क्वेश्चन को समझना है कि व्हाट डज क्वेश्चन सेज, और किस तरह से हमने इसको अपने अपने क्वेश्चन को ब्रेक करना होता है, किस तरह से हमने चीज़ों को आइडेंटिफाई करना है। अच्छा देखें, सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन के अंदर गिवन है, कंसिडर व्हाई द फॉलोइंग financial information is important to a bank manager when deciding whether to give G and J a loan to launch the new service। अब देखिए, यहाँ पे पैसेज में अगर आप लेफ्ट साइड पे देखें तो ये लास्ट पैराग्राफ के अंदर लिखा हुआ है, जैस्मिन plans to start a new service which look after the elderly people। There are many elderly people who are left on their own during the day because their adult children are at work। Jasmine understand that getting the marketing mix का मतलब जो आपके 4 P's होते हैं, 4 marketing variables होते हैं which are adjusted in accordance with the prevailing marketing conditions। वो आपकी definition भी है और ये आपका concept यहाँ पे। खैर ये भी इस क्वेश्चन के साथ relevant नहीं है तो इसकी डिटेल में नहीं जाते। अच्छा, यहाँ पे अब देखें, क्वेश्चन को अगर आप पढ़ें तो लिखा हुआ है, व्हाई द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज इंपॉर्टेंट टू अ बैंक मैनेजर when deciding whether to give them a loan to launch the new service, which do you think is the most important to the bank manager। यहाँ पे आपने, अब देखें आपके पास जो कीवर्ड्स है ना, आपने हमेशा हर क्वेश्चन को ब्रेक करना है और फाइंड आउट करना है कि इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें कौन सी हैं, इंपॉर्टेंट वर्ड्स कौन से हैं, विच मस्ट हैव टू बी आंसर्ड। अब यहाँ पे देखें, पैसेज में कहीं नहीं लिखा हुआ कि बैंक से हम लोन, जो जी और जे है ये बैंक से लोन सीख कर रहे हैं या एक सोर्स ऑफ फाइनेंस के अंदर ये बैंक को यूज़ कर रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन अब उस तरह से है, क्वेश्चन का मार्क्स क्वेश्चन के हैं 12 मार्क, क्योंकि ये 2B है। और इन 12 में से 2 मार्क्स जो हैं वो आपके एप्लीकेशन पॉइंट्स होते हैं। एप्लीकेशन पॉइंट्स क्या होते हैं जी? एप्लीकेशन पॉइंट्स होते हैं वो वाले पॉइंट्स जो पैसेज के साथ रिलेट करें, ऐसी ऐसी बातें जो पैसेज के साथ आपने लिंक करके बतानी होती है। ठीक हो गया? तो यहाँ पे अब हम थोड़ा सा अगर आंसर को देखते हैं कि क्वेश्चन के अंदर आपको 3 ऑप्शन गिवन थे, और इन 3 ऑप्शंस के अंदर से आपके पास सबसे पहले लिखा हुआ है जी, ब्रेक इवन लेवल ऑफ आउटपुट। यानी आपने इसको बताना है कि बैंक मैनेजर के लिए, अब देखिए बैंक मैनेजर जो है वो एज अ बैंक का एक रिप्रेजेंटेटिव है। अब हमने देखना है कि हर एक फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का बैंक को बेनिफिट क्या है, किस तरह से बैंक यूज़ करेगा जब वो उनको, क्योंकि लोन उन्होंने देना है जी और जी एंड जे को, तो उसके लिए उनको कुछ सर्टेन इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी जो जिसको वो यूज़ करेंगे और डिसीजन मेकिंग के अंदर कि हमने वेदर टू पे देम अ लोन और नॉट। तो यहाँ पे आपके पास ब्रेक इवन लेवल है। आंसर आपके पास गिवन है, आप इसको रीड कर सकते हैं। मैं आपको पॉइंट समझा देता हूँ कि किस तरह से है। सैंपल एक ये आंसर आपके सामने मेंशन्ड है। देखें, सबसे पहले तो आपने बताना है कि मैनेजर ने ब्रेक इवन लेवल ऑफ आउटपुट का करना क्या है। ब्रेक इवन यानी नंबर ऑफ कस्टमर का बैंक को क्या यूज़ है। तो यहाँ मैंने लिखा है, मैनेजर विल नो हाउ मेनी कस्टमर्स आर नीडेड टू कवर द कॉस्ट ऑफ जी जे सच एज क्लीनर्स वेजेस। अब देखें, एप्लीकेशन पॉइंट मैंने आपसे कहा था पैसेज में से लिंक करना है। ये क्वेश्चन इस तरह का है क्योंकि इसमें बैंक मैनेजर है और पैसेज में कहीं पे वी कैन नॉट फाइंड अ रेफरेंस टू द बैंक, तो इसलिए ये मुश्किल हो सकता है कि एप्लीकेशन आपको मिले ना। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप एप्लीकेशन पॉइंट यूज़ नहीं कर सकते, आप बाकी पॉइंट्स को यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे जब कॉस्ट की बात की तो मैंने मेंशन कर दिया सच एज क्लीनर्स वेजेस, तो क्योंकि ये बिजनेस क्लीनिंग सर्विस प्रोवाइड करता है तो मैंने कह दिया जनाब क्लीनर्स की वेजेस जो है वो बिजनेस की कॉस्ट है। तो बैंक मैनेजर को पता लगेगा कि कितने कस्टमर्स हैं, कितने कस्टमर चाहिए होंगे जो हमारी ब्रेक इवन यूनिट्स प्रोड्यूस करें, और फिर यानी वो ब्रेक इवन नंबर ऑफ यूनिट्स हमारी कस्टमर्स बने, फिर वो जो उनसे जो रेवेन्यूज आए वो हमारी कॉस्ट को कवर करें सच एज क्लीनर्स वेजेस। तो ब्रेक इवन होता क्या, मैं आपको फिर से बता देता हूँ। वैसे पार्ट 1 में आप लोग देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ब्रेक इवन होता है जी ऐसा पॉइंट वेयर देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस, या फिर ऐसा पॉइंट, ऐसे नंबर ऑफ यूनिट और नंबर ऑफ कस्टमर जिनकी वजह से, जिनके जो सेल्स इनको हम करेंगे तो हमारी जो कॉस्ट हैं दे विल बी कवर्ड, कम्प्लीटली कवर्ड। तो वहाँ पे बिजनेस को लॉस नहीं होगा, बिजनेस को प्रॉफिट नहीं होगा। अच्छा, फिर हम कहते हैं मैनेजर ऑल्सो विल हेल्प मैनेजर टू आइडेंटिफाई मार्जिन ऑफ सेफ्टी।
अब देखें यहाँ पे मैं आपको कॉन्सेप्ट छोटा सा एक समझा देता हूँ कि व्हाट इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ये देखें, ये आपके पास मेंशन है। लेट्स से 0 यूनिट, जाहिर है 0 एक्टिविटी पे कोई कुछ नहीं हो रहा था, कोई एक्टिविटी नहीं होती। हम कह लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं बजटेड सेल जो है बिजनेस की दैट आर 100 यूनिट्स और 100 कस्टमर्स, और ब्रेक इवन उन्होंने एस्टिमेट किया हुआ है कि 50 कस्टमर जो हैं दैट आर ब्रेक इवन, कि हम जब 50 कस्टमर को सर्व कर लेंगे तो बिजनेस विल नाइदर मेक प्रॉफिट नॉर लॉस। और अब जब आप बजटेड सेल्स को माइनस करते हैं ब्रेक इवन में से, ब्रेक इवन को माइनस करते हैं, तो यू गेट मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का देखें, जब 50 यूनिट 50 कस्टमर्स को सर्व किया जाएगा ना जीजे की तरफ से, तो सारी कॉस्ट कवर हो जाएंगी और जीरो लॉस होगा और इवन जीरो प्रॉफिट होगा, क्योंकि सारी कॉस्ट, सारे पैसे जो अर्न हुए थे वो हमने कॉस्ट कवर करने में लगा दिए, कॉस्ट हमने कवर कर लिए, तो नो लॉस नो प्रॉफिट। जैसे ही 51st कस्टमर को सर्व किया जाएगा तो बिजनेस को प्रॉफिट होगा। अब जो बजटेड उनकी सेल्स होती हैं कि इतनी सेल्स हम कर सकते हैं, और उसमें से अगर आप ब्रेक इवन को निकाल दें तो आपके पास जो गैप आता है, ये जो मैंने ब्लू से हाईलाइट किया हुआ है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी होता है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी आप वर्ड से याद रखें, फॉर्मूला इसका होता है बजटेड सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स यूनिट्स, और बजटेड यूनिट्स माइनस ब्रेक इवन यूनिट्स, और जो इसका सारा डिफरेंस होता है ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी होता है। यानी 51 यूनिट से लेकर 100 यूनिट तक, 51 कस्टमर से लेकर 100 कस्टमर तक जब बिजनेस सर्व करता रहेगा तो बिजनेस विल बी ऑन अ सेफर साइड और बिजनेस विल बी अर्निंग प्रॉफिट। तो वापस आते हैं, देखिए मैनेजर को क्या चाहिए, मैनेजर को चाहिए बिजनेस किस पॉइंट के ऊपर प्रॉफिट गेन कर रहा होगा। तो ब्रेक इवन एनालिसिस उसको बताएगा कि भाई ये इतने कस्टमर ब्रेक इवन है, यहाँ पे कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं, और जितना ज्यादा ब्रेक इवन होगा उतना बिजनेस की जो इमेज है बैंक की नज़र में वो बैड हो सकती है। क्योंकि देखें, एक बिजनेस है जो 50 यूनिट जिसका ब्रेक इवन है, इसका मतलब कि जब वो 50 कस्टमर्स को सर्व करेगा तो 50 कस्टमर उसकी कॉस्ट कवर करने में हेल्प करेंगे और 51st कस्टमर प्रॉफिट गेन करके देगा। लेकिन जब वो एक अदर बिजनेस है जिसका ब्रेक इवन 10 कस्टमर्स है, तो देखें 10 कस्टमर के बाद प्रॉफिट गेन करना बेनिफिशियल है या 50 कस्टमर के बाद प्रॉफिट गेन करना बेनिफिशियल है। जाहिर है 10 कस्टमर के बाद प्रॉफिट गेन करना बेनिफिशियल है, क्योंकि कम कस्टमर के बाद से बिजनेस प्रॉफिटेबल हो रहा है। तो बैंक मैनेजर इस चीज़ को डिटरमिन करेगा कि बिजनेस के ब्रेक इवन नंबर ऑफ कस्टमर्स कौन से हैं, ब्रेक इवन नंबर ऑफ एल्डरली कस्टमर्स कितने हैं, और उसका मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना है, कितने प्रॉफिट्स अर्न कर सकता है और कितने चांसेस हैं। Moreover, manager can assess how much profit is likely to be made by GJ। ब्रेक इवन एनालिसिस उसको वैल्यूज में बताता है, डॉलर वैल्यू में बता सकता है कि बिजनेस कितने प्रॉफिट गेन कर रहा होगा। तो देखिए मैनेजर तो इंटरेस्टेड है ना प्रॉफिट के अंदर, क्योंकि उसने अपने लोन रिकवर करना है जीजे से। मैनेजर विल बी इंटरेस्टेड इन एस्टिमेटेड प्रॉफिट टू सी इफ जीजे कैन रीपे द लोन। अब देखिए आप अपने आंसर को ना क्वेश्चन के साथ लिंक करें। जेनेरिक पॉइंट लिखना बहुत आसान है, आप जनरल पॉइंट लिखते जाएं। ब्रेक इवन ये बताएगा, ब्रेक इवन विल टेल मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ब्रेक इवन विल हेल्प डिटरमिन द प्रॉफिट्स, ब्रेक इवन विल हेल्प डिटरमिन द नंबर ऑफ कस्टमर थ्रू विच कॉस्ट कैन बी कवर्ड। लेकिन आप उसको क्वेश्चन के साथ रिलेट करें और बताएं कि मैनेजर को क्या यूज है। तो मैनेजर इंटरेस्टेड है एस्टिमेटेड प्रॉफिट में बिकॉज ही वांट टू सी whether जीजे कैन रीपे द लोन। रीपे द लोन का मतलब जो अमाउंट उन्होंने उठाई है बैंक से लोन के लिए वो उसको वापस कर भी सकते हैं कि नहीं कर सकते। अच्छा, 12 मार्क के अंदर आप जब बेनिफिट्स लिखेंगे आप फॉरन से ड्रॉबैक भी लिखें। एक्सप्लेनेशन का मतलब ये होता है कि आप उसको कंप्लीटली एनालाइज फॉर्म के अंदर प्रेजेंट करें। अब आप काउंटर में बता रहे हैं however ब्रेक इवन इज एस्टिमेटेड। देखें ब्रेक इवन कम्प्लीटली एस्टिमेटेड होता है, ये फ्यूचर की जो सेल्स होती हैं अब हुई तो नहीं है ना फ्यूचर में, बिजनेस को नहीं पता कि फ्यूचर में कितनी सेल्स हो रही है। मैंने भी बात की बजटेड सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल। बजटेड वर्ड का मतलब ये होता है जो बिजनेस ने एस्टिमेट किया हुआ है। तो ब्रेक इवन एनालिसिस की लिमिटेशन या ड्रॉबैक ये है कि ब्रेक इवन एनालिसिस इज एंटायरली एस्टिमेटेड और इट्स रिलायबिलिटी कैन बी चैलेंज। यानी क्या गारंटी है कि बिजनेस ने अगर कहा है कि 50 कस्टमर्स आर द ब्रेक इवन फॉर द बिजनेस, तो क्या वाकई 50 कस्टमर्स हैं या 40 भी हो सकते हैं या इवन 70 कस्टमर्स हो सकते हैं फ्यूचर में। तो इसकी रिलायबिलिटी को हम चैलेंज किया जा सकता है और एस्टिमेटेड होता है, जिसकी वजह से इट इज़ लेस यूजफुल। और फिर अदर पॉइंट क्या आता है, ब्रेक इवन अज्यूम्स दैट फिक्स कॉस्ट विल रिमेन सेम इन द लॉन्ग टर्म। देखें फिक्स कॉस्ट जो है, जब मैं आपको एक अलग सेशन में जब ब्रेक इवन पूरा टॉपिक एज अ टॉपिक समझाऊंगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कि ब्रेक इवन के ऊपर ग्राफ बनता है और उस ग्राफ के अंदर एक हमारे पास फिक्स कॉस्ट की लाइन होती है। अब देखिए ब्रेक इवन अज्यूम ये करता है कि फिक्स कॉस्ट विल रिमेन सेम, लेकिन इन रियलिटी ये होता है कि फिक्स कॉस्ट कैन चेंज इन द लॉन्ग रन एज वेल। फिर हो सकता है कि बिजनेस ने जो फिक्स कॉस्ट में रेंटल कंसीडर किया वो 10,000 रुपीज़ है, उन्होंने पूरा ब्रेक इवन चार्ट बना दिया पकड़ के, उसके ऊपर प्रॉफिट्स आ गए, टोटल कॉस्ट आ गई और एक फिक्स कॉस्ट की वैल्यू आ गई, जिसकी वजह से बाकी कॉस्ट भी वेरी कर सकती है। लेकिन इन रियलिटी हुआ ये कि 6 मंथ बाद उनका जो रेंटल था बिल्डिंग का वो इंक्रीज हो गया, तो इसका मतलब फिक्स कॉस्ट तो चेंज कर गया, लेकिन उस चेंज को ब्रेक इवन
चार्ट के अंदर अकोमोडेट नहीं किया जा सकता लेटर ऑन, दैट इज वाई दिस इज अ लिमिटेशन फॉर ब्रेक इवन एनालिसिस। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे कवर हो जाता है। और यहाँ पे एप्लीकेशन देखिए मैंने ऊपर मेंशन किया हुआ है, क्लीनर्स वेज लिखना आपका एप्लीकेशन पॉइंट है। प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर देखिए, प्रॉफिटेबिलिटी में अब यहाँ पे हमारे पास गिवन नहीं है कि प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज हैं, ये कौन प्रॉफिट मार्जिन है, ग्रॉस प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट है, किसको हमने यूज़ करना है। तो हम जनरल ओवरऑल जो प्रॉफिटेबिलिटी है बिजनेस उसको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस विल हेल्प टू असेस वेदर जीजे वुड बी एबल टू पे द इंटरेस्ट। सबसे पहली बात देखिए, बैंक इंटरेस्टेड है ना, बैंक यूज कर रहा है, तो आप मेंशन करेंगे वहां पे कि वेदर इट इज एबल टू पे द इंटरेस्ट टू द बैंक और वेदर इट विल बी एबल टू रीपे द लोन। अच्छा, दो अलग चीज़ है, इंटरेस्ट अलग चीज़ होती है, रीपेमेंट ऑफ लोन अलग चीज़ होती है। इंटरेस्ट होता है जो आपने लोन के ऊपर हर मंथ इंटरेस्ट पे करना है। फॉर एग्जाम्पल 10,000 का लोन लिया, आप उसको 10% हर मंथ 1,000 रुपीज़ पे कर रहे हैं। लेकिन रीपेमेंट ये होता है कि वो 10,000 की वैल्यू अभी भी आपके पास है, तो आपने एट द एंड फॉर एग्जांपल आफ्टर 5 इयर्स आपने इंटरेस्ट तो पे कर ही दिया है, 5 सालों में आप इंटरेस्ट पे करते रहे, लेकिन एट द एंड यू मस्ट हैव टू रीपे द लोन एज वेल। तो आप बिजनेस को अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को इस तरह मेंटेन करना है, और बैंक मैनेजर इस इन्फॉर्मेशन को इस तरह यूज़ करेगा कि वो देखेगा कि क्या बिजनेस फ्यूचर में प्रॉफिटेबल होगा कि वो इंटरेस्ट भी पे कर सके और एट द एंड इन द लॉन्ग रन वो लोन को रीपे भी कर सके। प्रॉफिटेबिलिटी विल शो हाउ लॉन्ग जीजे वुड बी एबल टू ऑपरेट। अच्छा देखें, बिजनेस प्रॉफिटेबल ही नहीं होगा तो बिजनेस फॉल कर जाएगा, ऑपरेट ही नहीं करेगा। तो प्रॉफिटेबिलिटी मैनेजर को बताएगी क्या ये बिजनेस फ्यूचर में एग्जिस्ट भी कर रहा होगा कि नहीं कर रहा होगा, ये ऑपरेट करेगा कि नहीं करेगा। हाउएवर अब इसका काउंटर पॉइंट ले आते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज यूज। देखिए मैंने यहाँ पे रेशोज का वर्ड यूज किया, क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ था, लेकिन आप यूज कर सकते हैं बिकॉज प्रॉफिटेबिलिटी को इन डेप्थ असेस करने के लिए प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज कैलकुलेट होती है। नेट प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट होता है, प्रॉफिट मार्जिन निकलता है, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन निकलता है। तो जाहिर है वो रेशोज कैलकुलेट होंगी तो फिर मैनेजर को समझ आएगी ना कौन सी रेशो किस डायरेक्शन में जा रही है। लेकिन अब काउंटर पॉइंट ये है कि प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज यूज्ड आर बेस्ड ऑन हिस्टोरिक डाटा। हिस्टोरिक डाटा का मीन मतलब होता है पास्ट डाटा की बेस के ऊपर होगा। देखें फ्यूचर से तो हम डाटा नहीं लेके आ सकते, हम फ्यूचर का नेट प्रॉफिट नहीं लेके आ सकते, हम सिर्फ एस्टिमेट कर सकते हैं। हम फ्यूचर की सेल्स भी एक्चुअल नहीं बता सकते, हम सिर्फ एस्टिमेट कर सकते हैं। दैट इज व्हाई द रेशियोज व्हिच विल बी यूज्ड would be based on historic data or past data, which can be less useful and might not reflect the true picture of future performance. Past ratios हमें फ्यूचर परफॉर्मेंस की ट्रू पिक्चर नहीं दिखा सकती, नहीं पता कि क्योंकि जो इन्वायरमेंट होता है इट इज़ डायनामिक, इट इज़ चेंजेबल, तो कुछ भी हो सकता है फ्यूचर में। दैट इज़ वाई कंप्लीटली रिलाई करना प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज के ऊपर इज़ नॉट वेरी यूजफुल। तो इसीलिए हमें उसको कंसिडर करना पड़ेगा कि इसका यूज़ किस हद तक किया जा सकता है। तो खैर मैनेजर को ये वाली इन्फॉर्मेशन मिल गई। लिक्विडिटी, सबसे पहले समझ लें व्हाट इज लिक्विडिटी। लिक्विडिटी होता है जी एबिलिटी ऑफ द बिजनेस टू पे इट्स शॉर्ट टर्म डेट्स। यहाँ पे आता है हाँ, टू पे इट्स शॉर्ट टर्म डेट्स या रीपे करने, एक ही बात है। देखिए ये होता है कि बिजनेस ने अगर करंट लाइबिलिटीज है ना उसकी, शॉर्ट टर्म डेट्स का मतलब करंट लाइबिलिटीज होता है जो उसने पेमेंट्स करनी है। उसने अगर लोन लिया हुआ है तो लोन की रीपेमेंट करनी है। अगर सप्लायर से क्रेडिट के ऊपर उसने रॉ मटेरियल परचेज किया है तो उसने सप्लायर को भी पेमेंट करनी है उस रॉ मटेरियल की। तो लिक्विडिटी का मतलब होता है बिजनेस अपने एसेट्स को कैश में कन्वर्ट कर सके और फिर उनको पे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो सेल्स हैं, क्रेडिट सेल्स, वो जाहिर है कैश के अंदर नहीं है, लेकिन ये बिजनेस की एबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उन सेल्स को कैश में कन्वर्ट करे और फिर अपने जो करंट लाइबिलिटीज है उनको क्लियर करे, जिसके अंदर आपका इंटरेस्ट भी आ जाता है। वो शॉर्ट टर्म डेट होता है, मंथली बेसिस के ऊपर पे करना होता है ना इंटरेस्ट। पॉइंट्स देख लेते हैं जी। टू चेक द एबिलिटी ऑफ जीजे, यानी ये मैनेजर चेक करेगा। मैनेजर विल चेक द एबिलिटी ऑफ जीजे टू पे इट्स शॉर्ट टर्म डेट सच एज इंटरेस्ट पेमेंट टू बैंक। इट इंश्योर्स मैनेजर दैट सफिशिएंट assets or cash is available to repay the loan such as cash flows of GJ are already positive। अब देखें ये एप्लीकेशन पॉइंट है। बच्चे स्टूडेंट्स अक्सर समझते हैं कि ऐसे क्वेश्चंस के अंदर जो जो लिंक बन ही नहीं रहा क्योंकि बैंक पैसेज में नहीं लिखा हुआ तो एप्लीकेशन आएगा नहीं, जबकि ऐसा नहीं है। आप एग्जाम्पल के तौर पे भी रिलेट कर सकते हैं। आप अपनी एक्सप्लेनेशन के अंदर पैसेज के एप्लीकेशन पॉइंट्स को यूज़ करके एक्सप्लेनेशन को मज़ीद वाइडन कर सकते हैं और इम्प्रूव कर सकते हैं। तो देखिए मैंने बताया कि मैनेजर चेक कर रहा होगा कि क्या बिजनेस के पास सफिशिएंट कैश अवेलेबल है, और ये लिक्विडिटी से चेक करेगा कि वो लोन पे कर सके, क्योंकि पैसेज में लिखा हुआ है कि कैश फ्लोज आर ऑलरेडी पॉजिटिव। और देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अगर आप लेफ्ट पे देखें ये ब्लू में, यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया हुआ है कि business is mainly because finances are managed well and the cash flow is always positive। इसका मतलब है 5 ईयर से बिजनेस ऑपरेट कर रहा है तो इसके कैश फ्लोज हमेशा पॉजिटिव हैं। तो यहाँ पे लिक्विडिटी रेशियो से ही मैनेजर को पता लगेगा कि ना उसके कैश फ्लोज हमेशा से पॉजिटिव हैं, उसके बगैर उसको नहीं पता लगेगा। तो वहाँ से वो इस चीज़ को असेस कर सकते हैं।
तो एप्लीकेशन पॉइंट आपका आ गया, 2 मार्क्स आपके एप्लीकेशन के लिए रिजर्व्ड हैं। और याद रखें, आपने जब आंसर लिखना होता है तो हमेशा ये जो मैंने आपको ऊपर टेक्निक करवाई है ना, आपने अंडरलाइन करना होता है कीवर्ड्स को, लाजमी आंसर लिखते हुए कीवर्ड्स के साथ मैच करते जाया करें कि क्या आपके पॉइंट्स क्वेश्चन के साथ रिलेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अच्छा, वापस आते हैं। एंड जीजे वुड कंटिन्यू टू ऑपरेट इन लॉन्ग रन, हाउएवर लिक्विडिटी रेशोज आर बेस्ड ऑन स्टोरेज। सेम बात होगी, लिक्विडिटी रेशोज भी स्टोरेज डाटा के ऊपर बेस करती हैं, क्योंकि जो आपकी करंट रेशो है, और अक्सर सारी लिक्विडिटी नहीं होती स्टोरेज डाटा के ऊपर, लेकिन कुछ रेशोज उसके ऊपर आ जाती हैं। लेकिन जैसे कि आपकी लिक्विडिटी रेशोज हैं सारी, वो आपके पास कुछ करंट रेशो आ जाती है, एसेट टेस्ट रेशो आ जाती है, क्विक रेशो आ जाती है, लेकिन ये हो सकता है कि जो कुछ उसमें स्टोरेज डाटा के ऊपर बेस करें, और मैनेजर के लिए वो लेस यूजफुल हो सकती है। अब आते हैं कंक्लूजन वाले पार्ट की तरफ। कंक्लूजन के अंदर आपने बताना है, अब देखें आपसे ना एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट क्या थी, क्वेश्चन में ये लास्ट लाइन लिखी है, which do you think that is the most important information to the bank manager, justify your answer। तो अब आपने बताना है कि इन तीनों में से मोस्ट यूजफुल कौन सा है और क्यों है, वो जस्टिफाई करना उसको। मैं आप किसी के साथ भी एग्री कर सकते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी के साथ कर सकते हैं, क्योंकि वो बताएगा वेदर बिजनेस विल एग्जिस्ट इन फ्यूचर और नॉट। अगर आप ब्रेक इवन के साथ करेंगे तो ब्रेक इवन में हमारे पास काफ़ी सारी जो हमारे एलिमेंट्स हैं उसका पता लगता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, प्रॉफिट आ जाते हैं, टोटल कॉस्ट आती है, वेरिएबल कॉस्ट आती है, टोटल सेल्स होती है एस्टिमेटेड, तो वो सारी चीज़ें पता लग जाती हैं उसके अंदर। लेकिन लिक्विडिटी की बात करें तो लिक्विडिटी जो है वो जाहिर है मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है बिजनेस के लिए, क्योंकि वही बताती है कि क्या बिजनेस सर्वाइव करेगा कि नहीं करेगा। तो मैं कंक्लूजन में, आपकी चॉइस, आप जिस मर्जी के साथ एग्री करें, मैं यहाँ पे सैंपल के तौर पे लेट्स से मैं लिक्विडिटी के साथ एग्री करता हूँ। मैं लिख रहा हूँ देयरफॉर लिक्विडिटी ऑफ द बिजनेस कुड बी मोर इंपॉर्टेंट टू बैंक मैनेजर एज इट शोज टू व्हाट एक्सटेंट जीजे इज एबल टू क्लियर इट्स शॉर्ट टर्म डेट्स एंड वेदर इट्स सर्वाइवल इज पॉसिबल इन फ्यूचर एज वेल। मैं कह रहा हूँ मैनेजर को सबसे बड़ी बात तो यही पता लगेगी ना कि क्या जीजे का सर्वाइवल भी पॉसिबल है कि नहीं है फ्यूचर में। अगर वो फ्यूचर में एग्जिस्ट नहीं करेगा, उसकी लिक्विडिटी इंप्रूव्ड नहीं होगी और बिजनेस लिक्विडेट कर जाएगा, तो फिर कहाँ से ये लोन रिकवर करेंगे अपना। तो मैनेजर मोस्ट इंटरेस्टेड होगा कि बिजनेस की जो लिक्विडिटी है वो पोजीशन अच्छी हो। हाउएवर, अच्छा यहाँ पे जजमेंट के दौरान आप लाजमी कोई काउंटर भी ले आया करें, ताकि एक बैलेंस अप्रोच बिल्ड हो जाए। और हमेशा जाहिर है ऊपर क्वेश्चन में लिखा हुआ है मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो इंपॉर्टेंट का मतलब सारे इंपॉर्टेंट है, उसमें से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है। तो आप लिखते हुए, कंक्लूजन लिखते हुए लाजमी बता दें, however other factors such as estimated number of potential elderly customers would also be helpful in making decision whether to release loan to जीजे। मैं कह रहा हूँ कि ये तीनों बातें ठीक हैं, इसमें से लिक्विडिटी इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैनेजर को लाजमी किसी डाटा में पोटेंशियल एल्डरली कस्टमर्स का नंबर भी मिलना चाहिए। फॉर एग्जांपल, ऐसा तो ना हो कि एल्डरली कस्टमर्स का उस एरिया में नंबर ही बहुत कम है, तो बिजनेस कहाँ से ऑपरेट करेगा और किस तरह उनको सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, क्योंकि न्यू सर्विस एल्डरली कस्टमर्स वाली है जिनको आपने वो सर्विस लुक आफ्टर करना है, पैसेज में लिखा हुआ है लास्ट पैराग्राफ में। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इन तीन फैक्टर्स के अलावा लिक्विडिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, लेकिन मैनेजर को एल्डरली कस्टमर का, पोटेंशियल कस्टमर्स का नंबर पता होना चाहिए कि कितने कस्टमर्स विलिंग हैं जो इसकी सर्विसेज ले सकते हैं, और फिर इसको डिसीजन लेना चाहिए। तो दैट्स ऑल फॉर द क्वेश्चन। इससे आपको 12 मार्क्स जो है वो आपके सिक्योर हो सकते हैं। एप्लीकेशन पॉइंट्स के 2 मार्क्स हैं, उसको लाजमी आपने एडजस्ट करना साथ साथ, और पूरा कंप्लीट जो आंसर है वो लेवल बेस्ड मार्किंग को फॉलो करते हुए आपका मार्क होगा, जिसमें आपने सिंपल टेक्निक यह रखनी है कि आप हर पॉइंट का बेनिफिट और ड्रॉबैक बता दें और उसको रिलेट कर दें पैसेज के साथ। एंड के ऊपर आप कंक्लूजन बिल्ड करें। कंक्लूजन के अंदर जो आप रीज़न लिखेंगे, जो जस्टिफिकेशन देंगे, कोशिश करेंगे वो ऊपर वाले पॉइंट्स की रेपिटेशन ना हो, बल्कि ना ही हो तो ज़्यादा बेहतर है। अलग पॉइंट को मेंशन करें और उसको जस्टिफाई करें, और साथ एक काउंटर पॉइंट दोबारा से मेंशन करके आंसर को क्लोज करें। तो ये था कंप्लीट आपका जो नवंबर 16 पेपर 22 क्वेश्चन 2 विच रिलेट टू ब्रेक इवन। और इसके जो फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2A, जो ब्रेक इवन की कैलकुलेशंस हैं, उसके लिए आप वीडियो के पार्ट 1 को रेफर कर सकते हैं। उसमें आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से आंसर अटेम्प्ट कर रहे हैं।